भारत में यूरोपियों का आगमन। अन्य यूरोपीय डेन्स। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन के संदर्भ में डेनमार्क के व्यापारियों यानी डेन्स का उल्लेख करना भी जरूरी है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। इसने 1620 ईस्वी में त्रैंकोबर यानी तमिलनाडु के पूर्वी तट पर एक कारखाना स्थापित किया। डेन्स अपनी व्यापारिक गतिविधियों से अधिक मिशनरी गतिविधियों के लिए जाना जाता था। डेन्स ने कलकत्ता के नज़दीक सेरामपुर में 1755 से मुख्य व्यापारिक बस्ती की स्थापना की और यह इनकी व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा। भारत में अपनी वाणिज्यिक अवस्थापनाओं, जो कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रही, 1854 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को बेच दी गई। यूरोपीय व्यापार की संरचना और तरीके। जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने भारत से व्यापार करना शुरू किया तो उनके सामने एक ही समस्या थी कि भारत से लाए गए सामान के बदले भारत को किस चीज़ की आपूर्ति की जाए। उन्हें वित्तीयन की समस्या और एशिया के साथ प्रतिकूल व्यापार संतुलन की समस्या से जूझना पड़ा। उन्होंने 16वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका की खानों से सोना और चांदी निकालकर यूरोप को समृद्ध किया और उसका उपयोग अनिच्छुक रूप से पूर्व से आयातित वस्तुओं को खरीदने में भी किया। यह दर्ज किया गया कि 1660 और 1699 के बीच पूरब को निर्यातित सोना और चांदी की मात्रा कुल निर्यात का 66% थी। 1680 से 89 के मध्य यह प्रतिशत बढ़कर 87 तक पहुंच गया। अंग्रेज़ों ने 1700 और 1750 के बीच 270 लाख रुपए की कीमत की चांदी और 90 लाख की अन्य वस्तुएं भारत भेजी। लेकिन 1750 के बाद औद्योगिक क्रांति के आगमन के साथ स्थितियों में परिवर्तन होना शुरू हो गया। 1760 और 1809 के बीच 140 लाख रुपए मूल्य की चांदी निर्यात की गई, जबकि अन्य वस्तुओं का निर्यात 485 लाख तक बढ़ गया। वाणिज्यवादी विश्वास के अनुसार बुलियन यानी सोने चांदी की ईंटें का निर्यात किसी देश की अर्थव्यवस्था एवं समृद्धि के लिए नुकसानदेह होता है। अतः इस दौरान यूरोपीय कंपनियां पूरब की वस्तुओं के बदले दूसरी चीजें देने का विकल्प ढूंढ रही थी। अंतर एशियाई व्यापार पर कब्जा करके उन्होंने इस समस्या का आंशिक समाधान खोजा। यूरोपीय व्यापार मसालों के द्वीप से लौंग और जापान से तांबा भारत और चीन तक पहुंचाते थे। भारतीय सूती वस्त्र को दक्षिण पूर्व एशिया और फारसी कालीन भारत पहुंचाते थे और इस तरह भारत से आयातित माल का कुछ मूल्य चुकाते थे। हालांकि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही अंग्रेज व्यापार घाटे का संपूर्ण समाधान तभी प्राप्त कर पाए जब अंग्रेजों ने बंगाल से राजस्व वसूलना शुरू किया और चीन को अफीम का निर्यात करने लगे। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय कंपनियां एशिया से लाई गई वस्तुओं का यूरोप, अफ्रीका, अमेरिकी महाद्वीप और मध्य पूर्व के बाजारों में बिक्री से भारी मुनाफा कमाते थे। यूरोपीय शक्तियों ने यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच एक त्रिकोणीय व्यापार आरंभ किया। यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां अमेरिका के बागानों के लिए दासों की नियुक्ति करती थी और ये दास अफ्रीका के पश्चिमी तट से लाए जाते थे। इस पृष्ठभूमि में पूरब के साथ व्यापार आगे बढ़ा। आरंभ से ही यूरोपीय बाजारों में मसालों की मांग अत्यधिक थी। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में काली मिर्च का व्यापार अपने उत्कर्ष पर था। हालांकि 17वीं शताब्दी का अंत होते होते व्यापार में दूसरी वस्तुओं का भी महत्व बढ़ा। मसाले के स्थान पर कपड़ा, रेशम और शोरा का महत्व तेजी से बढ़ा। 17वीं शताब्दी के दूसरे दशक से अंग्रेजी और डच कंपनियों में भारतीय वस्त्रों की मांग बढ़ गई। एशिया के दूसरे देशों में भारतीय कपड़ों की मांग बहुत थी और इसका उपयोग विनिमय वस्तु के रूप में किया जाता था। भारतीय कपड़े अपनी विविधता, उत्कृष्टता, प्रकार और डिज़ाइन के लिए प्रसिद्ध थे। उदाहरण के लिए गुजरात, कोरोमंडल और बंगाल में सादे रंगे हुए कढ़ाई वाले विभिन्न प्रकार के कपड़ों का उत्पादन किया जाता था। भारतीय रेशम और मलमल मोटे और परिष्कृत दोनों प्रकार के यूरोप और साथ ही साथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बाज़ारों में भी पाए जाते थे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1614 में अंग्रेज कंपनी ने सूरत से 12,000 कपड़े के थान की मांग की, जो 1664 में 7,50,000 थान से भी अधिक पहुंच गई, जिसकी मात्रा कंपनी के समस्त व्यापार का 73% आंकी गई। 1690 तक कुल व्यापार में कपड़े का हिस्सा 83% तक पहुंच गया। इस समय यूरोप में उच्च वर्गों के बीच बंगाल के मलमल और कोरोमंडल के छींटदार कपड़ों की मांग विशेष रूप से बढ़ गई। इस बढ़ते हुए आयात से अंग्रेजी उत्पादक घबरा गए और उन्होंने भारतीय वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए राजनीतिक दबाव डाला।
इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने 1700, 1721 और 1735 में विभिन्न संरक्षणवादी विनियम पारित किए। इसके अतिरिक्त 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजार में कच्चे रेशम की भी मांग बढ़ी। फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों द्वारा सॉल्ट पीटर यानी शोरा, जिसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था, की बेतहाशा मांग की गई। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कच्चा माल होते हुए शोरा भारी वस्तु होने के कारण इनका उपयोग जहाज़ों को संतुलित करने में भी किया जा सकता था। पटना शोरे के व्यापार के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। इस प्रकार नील भी आयात की एक अन्य वस्तु थी जिसका उपयोग कपड़ों को रंगने में किया जाता था, क्योंकि यह यूरोप में नीले रंग के लिए प्रयोग होने वाले परंपरागत पौधे की पत्तियों की तुलना में सस्ता एवं प्रयोग करने में आसान था। अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेज सबसे पहले देखेंगे सफल क्यों हुए। सभी यूरोपीय राष्ट्रों जो नवीन समुद्री मार्ग की खोज के पश्चात भारत में व्यापारी के तौर पर आए, में से इंग्लैंड 18वीं शताब्दी के अंत तक सर्वाधिक शक्तिशाली एवं सफल राष्ट्र के रूप में उभरा। अन्य यूरोपीय शक्तियों पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस एवं डेनमार्क के विरुद्ध अंग्रेज़ों की सफलता सामान्यतः विश्व में और विशिष्ट रूप से भारत में के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक निम्न हैं। व्यापारिक कंपनियों की संरचना एवं प्रकृति। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में विभिन्न प्रतिस्पर्धी कंपनियों को मिलाकर बनी। यह निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित होती थी, जिसके सदस्य वार्षिक रूप से चुने जाते थे। कंपनी के शेयरधारकों का इस पर अत्यधिक प्रभाव था, क्योंकि शेयरों की खरीद के माध्यम से मतों को खरीदा एवं बेचा जा सकता था। फ्रांस एवं पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनियां व्यापक रूप से राज्य के स्वामित्वाधीन थी और कई तरीके से इनकी प्रकृति सामंतवादी थी। फ्रांसीसी कंपनी में राजा के 60% से अधिक शेयर होते थे और राजा द्वारा शेयरधारकों में से 2 निदेशकों को मनोनीत किया जाता था, जो सरकार द्वारा नियुक्त 2 उच्चायुक्तों का निर्णय करते थे। शेयरधारक कंपनी की उन्नति एवं समृद्धि में बेहद कम रुचि लेते थे, क्योंकि सरकार शेयरधारकों को लाभांश प्रदान करने का वचन देती थी। शेयरधारकों की रुचि के अभाव में 1725 से 1765 के बीच शेयरधारकों की कोई बैठक नहीं हुई और साधारण तौर पर कंपनी को राज्य के एक विभाग के तौर पर प्रबंधित किया गया। नौसैन्य सर्वोच्चता। ब्रिटेन की शाही नौसेना न केवल आकार में सबसे बड़ी थी, अपितु यह अपने समय की सबसे उन्नत नौसेना भी थी। स्पेन के अर्मडा और ट्रफलगर में फ्रांसीसियों पर मिली जीत ने यूरोपीय नौसेना शक्तियों में शाही नौसेना यानी रॉयल नेवल को सबसे ऊंचा स्थान प्रदान किया। भारत में भी ब्रिटेन नौसेना बेड़ों के तीव्र एवं सशक्त परिचालन के कारण पुर्तगाली एवं फ्रांसीसी नौसेना को पराजित करने में सफल रहा। अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों से दक्ष नौसेना के महत्व को समझा एवं सीखा तथा अपने जहाज़ी बेड़ों को प्रौद्योगिकी रूप से बेहतर बनाया। औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड में सूत कताई, भाप इंजन, मशीन करघा जैसी अन्य नवीन मशीनों की खोज के साथ 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। इन मशीनों ने कपड़ा, धातुकर्म, भाप शक्ति एवं कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में अत्यधिक सुधार किया। बाद में औद्योगिक क्रांति अन्य यूरोपीय राष्ट्रों तक पहुंच गई और इसने इंग्लैंड को अपना आधिपत्य नेतृत्व बनाए रखने में मदद की। सैन्य कौशल एवं अनुशासन। ब्रिटेन के सिपाही अत्यधिक अनुशासित और सुप्रशिक्षित थे। ब्रिटिश कमांडर रणनीतिकार थे जो युद्ध क्षेत्र में नवीन तरीके अपनाते थे। प्रौद्योगिकी उन्नति ने सेना को और अधिक सुसज्जित किया। इन सब कारकों ने संयुक्त रूप से मिलकर छोटी अंग्रेजी सेना को बड़ी सेनाओं को पराजित करने में सक्षम बनाया। स्थायी सरकार। 1688 की गौरवमयी क्रांति के अपवाद सहित ब्रिटेन में दक्ष राजशाही राजतंत्र के साथ स्थायी सरकार रही। फ्रांस जैसे अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में 1789 में हिंसक क्रांति हुई और उसके बाद नेपोलियन युद्ध हुआ। 1815 में नेपोलियन की पराजय ने फ्रांस की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इटली 1861 के उत्तरार्ध में एक राष्ट्र के तौर पर एकीकृत हुआ। 17वीं शताब्दी में डच एवं स्पेन 80 वर्ष तक युद्ध में संलग्न रहे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1800 में दिवालियापन से प्रभावित को अपने अधिकार क्षेत्र ब्रिटेन को बेचने और एशिया छोड़ने हेतु बाध्य होना पड़ा। धर्म के प्रति न्यून उत्साह। ब्रिटेन का स्पेन, पुर्तगाल एवं डच की अपेक्षा ईसाइयत के प्रसार में कम रुझान था। इस प्रकार इसका शासन अन्य औपनिवेशिक शक्तियों की तुलना में कहीं अधिक स्वीकार था।
ऋण बाजार का उपयोग ब्रिटेन की अन्य यूरोपीय शक्तियों की अपेक्षा सफलता प्राप्ति के पीछे युद्धों के वित्तीयन के लिए ऋण बाजार का उपयोग करना भी एक बड़ा कारण रहा। सरकारी ऋण पत्रों को पूंजी बाजार में इस वचन के साथ बेचने की फ्रांस एवं स्पेन जैसे प्रतिद्वंदी देशों को ब्रिटेन द्वारा पराजित करने पर अच्छा प्रतिफल प्रदान किया जाएगा के लिए विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। इस प्रकार ब्रिटेन अपने प्रतिद्वंदी की अपेक्षा सेना पर अधिक व्यय कर सका। ब्रिटेन का प्रतिद्वंदी फ्रांस अंग्रेजों द्वारा सेना पर व्यय से तालमेल नहीं बैठा सका। 1694 और 1812 के बीच प्रथम राजतंत्र के अंतर्गत और फिर क्रांतिकारी सरकारों के अधीन तथा अंत में नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में अपने प्रचलित धन जुटाने के तरीकों से फ्रांस दिवालिया हो गया। डॉक्टर सतीश चंद्रा के अनुसार 1498 में 3 जहाज़ों, जिन्हें गुजराती पायलट अब्दुल मजीद द्वारा मार्गदर्शित किया गया, के साथ वास्को द गामा कालीकट पर उतरा, जिसे विश्व इतिहास में सामान्य तौर पर एक नए युग का प्रारंभ समझा गया। विशेष रूप से एशिया और यूरोप के बीच संबंधों में, यद्यपि एशिया एवं यूरोप के प्राचीन समय से ही एक दूसरे से वाणिज्यिक संबंध थे, तथापि दोनों के मध्य प्रत्यक्ष समुद्री संबंधों की शुरुआत न केवल एक पुराने स्वप्न, ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार फोनेसियंस ने 6ठी शताब्दी बीसी में अफ्रीका का चक्कर लगाया था, कि पूरा होने जैसा था, बल्कि इसमें दोनों के बीच व्यापार में भारी वृद्धि होने का पूर्व संकेत भी दिया। यह हालांकि पुर्तगालियों का एकमात्र उद्देश्य था। पुर्तगालियों के लिए भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खुलने से मुस्लिमों, अरब एवं तुर्की को बड़ा धक्का लगेगा, जो ईसाइयत के परंपरागत शत्रु थे और तुर्की की बढ़ती सैन्य एवं नौसैनिक शक्ति के अंतर्गत यूरोप के लिए एक नया खतरा पैदा कर रहे थे। भारत के साथ प्रत्यक्ष समुद्री संपर्क पूर्वी वस्तुओं, विशेष रूप से मसाले के व्यापार पर अरबों एवं तुर्कों के एकाधिकार को विस्थापित कर देगा। वे अस्पष्टतः अफ्रीका में अपने प्रसार से आशान्वित थे कि प्रियर जॉन के साम्राज्य से संपर्क में सफल हो जाएंगे और मुस्लिमों पर दो तरफा हमला करने की स्थिति में होंगे। इस प्रकार वाणिज्यिक एवं धार्मिक उद्देश्यों ने एक दूसरे को समर्थन प्रदान किया और न्यायोचित ठहराया। पुर्तगालियों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्रूस पर ईसा मसीह की मूर्ति लेकर भारत में प्रवेश किया। अत्यधिक सोना देखकर उन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए क्रूस मूर्ति को एक तरफा रख दिया और उसे एक हाथ से समेटने में अक्षम पुर्तगालियों ने अपनी तलवार को भी छोड़ दिया। उनके बाद आने वाली यूरोपीय शक्तियों ने उन्हें इस स्थिति में देखकर सुगमता से पराजित कर दिया। ये कथन अल्फांसो डी सूजा का है। अंग्रेज के साथ डच की शत्रुता 17वीं शताब्दी के दौरान उस समय पुर्तगालियों की तुलना में अधिक थी। पूर्व में डच की नीति दो प्रयोजनों, एक कैथोलिक स्पेन उनकी स्वतंत्रता का दुश्मन और उसके सहयोगी पुर्तगाल से प्रतिशोध लेना, और दो ईस्ट इंडीज में वाणिज्य पर एकाधिकार करने के उद्देश्य से उपनिवेश स्थापित करना और बस्ती कायम करना से प्रभावित थी। उन्होंने पुर्तगालियों के निरंतर होते पतन द्वारा अपने प्रथम उद्देश्य को प्राप्त किया। अपने दूसरे उद्देश्य के लिए पूर्ति उसे अंग्रेजों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। भारत में डुप्ले और क्लाइव के बीच संघर्ष, अर्काट की रक्षा और संधियां जिन्होंने हमारे भारतीय साम्राज्य की नींव रखी, ये सभी घटनाएं इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सर्वोच्चता के खतरनाक संघर्ष का हिस्सा थी। भारत में सफलता चाहे व्यापारिक हो या सैन्य की दो प्राथमिकताएं दर्शाई थी: तट पर मजबूत केंद्र की स्थापना और नौसैनिक शक्ति का प्रबंध जो यूरोप के साथ निर्बाध संचार बनाए रख सकती थी। लेकिन अंग्रेजों ने समुद्र पर प्रभुत्व हासिल असफलता के कारणों को व्यक्तिक पदाधिकारियों की अक्षमता या दुर्भाग्य में न खोजकर अपितु परिस्थितियों के उन व्यापक संयोगों में खोजा जाना चाहिए जिन्होंने उस समय अंग्रेजों पर फ्रांस की विजय के विरुद्ध कार्य किया। प्रधान कारण जिसने इस संपूर्ण विजय जो अंग्रेजों की है में योगदान दिया, निश्चित रूप से समुद्री शक्ति का अनवरत दबाव था। यद्यपि फ्रांसीसी बेड़े को कभी भी बर्बाद नहीं किया गया, फिर भी 3 कार्यों के संचयी प्रभाव ने निर्विरोध सर्वोच्चता को स्थापित किया। जबकि अंग्रेजों को बंगाल से भोजन एवं धन की आपूर्ति प्राप्त हुई, यूरोप से लोगों की भर्ती की गई और उनके उत्तरी रिहायश से अनाज प्राप्त हुआ, जबकि फ्रांसीसियों को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन बड़ी कठिनाई से स्थल मार्ग से थोड़ा बहुत उन्हें प्राप्त हुआ। अंग्रेज निरंतर मजबूत हुए और फ्रांसीसी निरंतर कमज़ोर हुए। इसने युद्ध क्षेत्र में लाली पर कूटे की सैन्य सर्वोच्चता स्थापित करने में उसे सक्षम बनाया और उसे पौंडीचेरी की 4 दीवारी में समेट दिया।
पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा की 1498 में भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज ने भारतीय इतिहास के मार्ग एवं दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने दूसरे पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया। उसने बीजापुर सुल्तान से गोवा हासिल किया, पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर पर सामरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया और अपने देशवासियों को भारतीयों की चिंता करने को प्रोत्साहित किया। हालांकि उसने मुसलमानों का उत्पीड़न किया। पुर्तगालियों द्वारा अपनाई गई धार्मिक नीति ने उन्हें बदनाम किया, जैसा कि उन्होंने पूरब में मुसलमानों को सताया। उत्तरी अफ्रीका में मूर्स के खिलाफ अपने धार्मिक युद्ध के अतिरिक्त मुगल शासकों, विशेष रूप से अकबर और जहांगीर, जो स्पष्ट रूप से इच्छुक जान पड़ रहे थे, को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने में जेसुइट असफल हो गए। भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन के प्रमुख कारण थे मिस्र, एशिया और पर्शिया, उत्तरी भारत में शक्तिशाली राजवंशों का उदय, जेसुइट मिशनरियों गतिविधियों से उत्पन्न राजनीतिक भय और उत्पीड़न के प्रति घृणा, जिसने पुर्तगाली आध्यात्मिक दबाव के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न की। अंग्रेजी और डच वाणिज्यिक महत्वाकांक्षाओं के उत्थान ने पुर्तगाली सर्वोच्चता को चुनौती दी। भारत में पुर्तगाली प्रशासन की समुद्री डकैती और प्रच्छन्न व्यापार गतिविधियों के साथ व्यापक भ्रष्टाचार, लालसा एवं स्वार्थ सिद्धि। ब्राजील की खोज के कारण पुर्तगालियों का औपनिवेशीकरण की महत्वाकांक्षा का पश्चिम की ओर दिक् परिवर्तन। भारतीय वाणिज्य पर पुर्तगालियों का प्रभाव था। काली मिर्च, शस्त्रास्त्र, गोला बारूद तथा घोड़े के व्यापार पर पुर्तगाली शाही एकाधिकार। अन्य वस्तुओं के व्यापार हेतु जहाज़ों के लिए पुर्तगाली कॉटेज यानी अनुमति पत्र प्राप्त करना। पूर्व तथा अफ्रीका की ओर जाने वाले जहाज़ों पर गोवा से होकर जाने के लिए दबाव। निषिद्ध माल के व्यापार में लगे संदेहात्मक जहाज़ों की तलाशी पुर्तगालियों द्वारा आरंभ। एशियाई व्यापार के प्रचलित तौर तरीकों में मामूली परिवर्तन। गुजराती एवं अरबी व्यापारियों का चावल, चीनी, मसाला, रेशम आदि के व्यापार पर अधिकार बरकरार। पुनर्जागरण प्रेरित तकनीक का भारत आगमन पुर्तगालियों द्वारा नहीं, मध्य अमेरिका से आलू, मक्का, तंबाकू इत्यादि का भारतीय वाणिज्य में प्रवेश।